महाभारत में एक कथा आती है जब अर्जुन और दुर्योधन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कुछ मांगने के लिए वो गए होते हैं। आपको याद होगी वो कथा कि वो किस तरीके से होती है कि पहले दुर्योधन श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचता है और देखता है कि कृष्ण जी सोए हुए हैं। जो कृष्ण दुर्योधन है वो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास जाकर के खड़ा हो जाता है कि जब ये उठेंगे तब मैं इनसे कुछ मांगूंगा। और अ, जब अर्जुन भी जाते हैं मांगने के लिए तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पैर की तरफ जाकर के खड़े हो जाते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण उठेंगे तो मैं उनसे मांगूंगा। और जब श्री कृष्ण की आंख खुलती है तो क्योंकि वो जब हम सोए होते हैं तो आंख खुलती है तो हमारी जो आंख है दृष्टि है वो पैरों की तरफ होती है। उनकी पहली दृष्टि जो है वो अर्जुन की तरफ पड़ती है और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम मांगो कि तुमको क्या चाहिए। तो अगर हमको कुछ चाहिए तो हमको अर्जुन की तरह बनना पड़ेगा और पात्र ऐसा होता है जो खाली होना चाहिए, है ना। हम अगर भरे हुए बर्तन में पानी से भरा हुआ बर्तन है उसमें अगर कुछ डालेंगे तो वो छलक जाएगा। तो अपने आप को अगर पात्र बनाना है तो खाली बर्तन की तरह हम अपने आप को बनाएं। इसी भाव से आइए इस गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, इस गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं और गुरु का आवाहन करते हैं कि हम एक पात्र हैं और आज जो हमको मिलने वाला है वो गुरुदेव हमको देने वाले हैं। चलिए सभी आंखें बंद, कमर सीधी, माँ गायत्री का आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवित् लालयित्री च पितृवित् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम। चलिए आइए इस दिव्य कार्यशाला में पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह जो आज की कार्यशाला है वो आप सभी की इच्छा थी कि हम इस टॉपिक पर यह प्रेजेंटेशन रखें, यह आज का सेशन रखें कि स्कूलों में जाने की पूर्व तैयारी कैसी हो, है ना। स्कूलों में जाने के पहले एक तो तैयारी होती है जो हमको अपने अपने व्यक्तित्व की करनी होती है और एक तैयारी होती है जो टेक्निकल होती है, जो साजो सामान की करनी होती है जिसको हमको लेकर के स्कूल जाना है। और स्कूल में कैसे बात करनी है, किससे मिलना है, कैसे करना है, कब जाना है, ये सब चीजों के बारे में हम जनरली पूछते हैं। तो इसी विषय पर आज का यह टॉपिक रखा गया है। वन बाय वन हम इसको प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी कैसे अपने बातों को रख सकते हैं युवाओं के सामने। चलिए तो यह उद्देश्य है। सबसे पहला स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़ें तो युवा जागृति अभियान का एक ही उद्देश्य है, क्या कि हमको युवा तैयार करने हैं। और युवा कैसे चाहिए, तो युवा हो वो साधु युवा हो। साधु युवा का अर्थ होता है शालीन हो, युवा के अंदर शालीनता हो। आज का युवा तड़क भड़क और आज की चमक में बहुत ज्यादा खोया हुआ है। बहुत तरीके की उसको फैशनबाजी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और उसमें वो अपनी शालीनता को भूल रहा है जो हमारी भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। तो हम उस युवा को गढ़ना चाहते हैं, उस युवा को आमंत्रित करना चाहते हैं जो शालीन युवा हो, और उसको बनाने की हम ट्रेनिंग इस युवा जागृति अभियान के माध्यम से देना चाहते हैं। तो कैसा युवा हो, कैसा युवा चाहिए, जो शालीन हो, अध्यायिका हो। अध्यायिका का अर्थ होता है कि वो अध्ययनशील हो। अध्ययनशील मतलब पढ़ने वाला युवा, चाहे वो पढ़ने वाला युवा कहिए या फिर उसको सीखने की इच्छा रखने वाला युवा कहिए। युवा जो निरंतर सीखने की इच्छा रखता हो, युवा जो हमेशा पढ़ने की इच्छा रखता हो, कुछ जानने की इच्छा रखता हो, कुछ सीखने, कुछ समझने की इच्छा रखता हो, और हमेशा एक विद्यार्थी की तरह हो, एक पात्र की तरह हो जो खाली हो, है ना। ऐसा युवा हमको चाहिए। अशिष्ट हो युवा जिसमें शिष्टाचारिता हो, जो शिष्ट हो। दृढ़िष्टो युवा जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, जो जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, जो डिटरमाइंड हो। और जो बलिष्ठ हो, जो बलशाली हो। ऐसा बलशाली युवा नहीं जो
मारपीट करता हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो। बलिष्ठ युवा जो स्वस्थ युवा, और स्वस्थ युवा ऐसा युवा जो दूसरों की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सके। तो हम ऐसे युवाओं को गढ़ना चाहते हैं अपने इस युवा जागृति अभियान के माध्यम से। एक छोटी सी कहानी मैं इसमें आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि युवा हमको कैसा चाहिए। तो आज के समय में अगर हम स्कूल में जाते हैं ना, तो आपको कैसा युवा होना चाहिए, उसके लिए आपको ये कहानी आप बता सकते हो। कहानी क्या है कि एक घर है और उस घर में एक सांप घुस जाता है। अब सांप घुस गया तो उसके अंदर एक युवक सोया हुआ है, और उस सोए हुए युवक से हम कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वह युवा सोया हुआ है, और इसमें इच्छा किसकी है? तो सांप की इच्छा है कि वो या तो उस युवा को डस ले या फिर छोड़ दे। तो ऐसा ही एक समाज में एक युवाओं का जो संगठन है वो ऐसा ही है, जो सोया हुआ है, जिनसे हम कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। और या फिर आप ऐसे युवा कह लीजिए जो मजदूर वर्ग है, जो कमा खा रहे हैं, और उनसे हम अपेक्षा ये नहीं कर सकते कि वो आगे आकर के कुछ करें, है ना, जो इस कैटेगरी का युवा है और जो कुछ करना ही नहीं चाहता। दूसरा युवा वह है जो समा देखता है कि सांप घुस गया है, लेकिन वह हल्ला मचाने लगता है कि ये जो सांप है ना, वो किसके कारण घुसा? पड़ोसी के कारण घुसा। ये सांप जो है गंदगी के कारण घुसा, ये सांप जो है वो नगर पालिका के कारण घुसा, या फिर ये सांप के घुसने के कारण जो है वो सरकार है ना। तो ऐसा जो है, कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो केवल दूसरों के ऊपर दोष मढ़ते हैं, और वो सोचते हैं कि जो समस्या है वो हम नहीं, सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, समस्या जो है वो किसी और के कारण है, और समस्या का समाधान भी कोई और करेगा। तो ये दूसरी कैटेगरी का युवा है। तीसरी कैटेगरी का युवा वो है जो देखता है कि सांप घुस गया है, और उस सांप को भगाने की इच्छा शक्ति रखता है, और एक डंडा लेता है और वो सांप को भगाकर उस सांप को भगा देता है और उस समस्या को खत्म करता है। तो हम किस कैटेगरी के युवा बनाना चाहते हैं, या फिर आप जो युवा हैं वो अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? तो ऑब्वियस है कि हम अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे। तो थर्ड कैटेगरी है जिसमें जो युवा है वो अपने आप को इस समाज का एक अच्छा युवा साबित करे, एक आदर्श युवा बनाए, और समस्याओं को खत्म करने की इच्छा शक्ति रखता हो। तो यह एक उद्देश्य है जो जिस उद्देश्य से हम युवा जागृति अभियान चला रहे हैं, कि हम ऐसे युवाओं को तैयार कर सकें जो केवल अपने लिए ना जिए, जो केवल अपने में मस्त ना हो, जो समाज की भी चिंता करता हो, अपने परिवार की भी चिंता करता हो, और एक राष्ट्र को निर्माण करने में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहे। तो ऐसे युवा को हम गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस युवा जागृति अभियान के माध्यम से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। युवा जागृति अभियान को चलाने के लिए बहुत से युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के अंदर में काम कर रहे हैं। उसी का एक जो इकाई है वो दिया भी है, जिसकी शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि जिसकी स्थापना किसने की थी। तो डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने की थी, और वह पहले दीक्षांत समारोह में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी आए थे, और उनके मार्गदर्शन में इस दिया का गठन किया गया था। और दिया को भी एक माध्यम बनाया था कि यह जो है वो प्रबुद्ध युवा वर्ग के बीच में जाकर के गुरुदेव के विचारों को पहुंचा सके। तो यह एक दिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम स्कूलों में जा सकते हैं, कॉलेजों में जा सकते हैं, कारपोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, और अपनी बात को, गुरुदेव के विचारों को वहां पर रख सकते हैं इस दिया के माध्यम से। तो यह दिया जो है वो राष्ट्र के कर्णधारों के नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जागरण का एक रचनात्मक अभियान है। हम युवाओं को नैतिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मंच प्रदान करेंगे इस दिया के माध्यम से, कि वो आगे आए और गुरुदेव के जो सतसूत्री कार्यक्रम है, गुरुदेव की जो सप्त आंदोलन है, उनको ले जाकर के युवाओं के सामने प्रस्तुत करें, स्कूलों में प्रस्तुत करें, कॉलेजों में प्रस्तुत करें। तो इसके लिए दिया को एक माध्यम बनाया गया है। युवा जागृति अभियान के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो आपको यहाँ पर 4 उद्देश्य मिलेंगे, जो हम सबको पता है: साधना, स्वाध्याय, सेवा और संयम। साधना, आप लोग सभी गायत्री परिवार के हैं, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस हमको इस उद्देश्य को ले जाकर के उन स्कूलों में बताना है कि यह जो युवा जागृति अभियान है हम क्यों कर रहे हैं। तो युवाओं के प्रखर व्यक्तित्व निर्माण हेतु साधना प्रधान जीवन शैली की प्रेरणा, शिक्षा, प्रशिक्षण हम यहाँ इसके माध्यम से देना चाहते हैं। साधना क्या है, तो वह हम इसके माध्यम से बताएंगे कि साधना का एक एक्चुअल में मतलब क्या होता है।
साधना का मतलब होता है अपने मन को साधना, साधना का मतलब होता है अपने मन पे कंट्रोल करना, साधना का मतलब होता है कि अपने आप को अपने जीवन के प्रति सजग रखना, अपने जो सही और गलत है उसमें से सही को चुनने के प्रति अपने आप को बनाना, ये होता है साधना। इसके लिए हमको युवाओं को बताना है, यह युवा जागृति अभियान का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या कि युवाओं के नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु स्वाध्याय, मनन, चिंतन की अनिवार्यता को हम बताएं। स्वाध्याय स्वाध्याय हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, लेकिन आज के समय में युवा स्वाध्याय को नहीं अपना रहा है ना? वह केवल वीडियोस देख रहा है, वह केवल जो चीजें हमको ऑनलाइन मिल रही है उसमें मस्त है। स्वाध्याय बहुत कम हो गया है। स्वाध्याय क्यों जरूरी है इसको हमको बताना है, तो स्वाध्याय को बताने के लिए आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स उनको बता सकते हैं। स्वाध्याय का एग्जाम्पल एक ये है कि हम रोज नहाते हैं। रोज क्यों नहाते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर को साफ रखना चाहते हैं। हमारे शरीर में जितनी गंदगियां होती है उसको हम नहाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से धो करके साफ कर लेते हैं। लेकिन मन के अंदर जो मलिनता है, मन में जो हमारे चीजों को सही गलत में भेद करने की जो क्षमता है वो विकास नहीं हो रही है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर कौन से गुण हमारे अंदर आने चाहिए, कौन से हैबिट्स हमको अपने अंदर लाना है, इन सब चीजों को जानने के लिए हमको स्वाध्याय करना पड़ता है। और स्वाध्याय ही एक वैसा माध्यम है जिससे आप अपने मन की मलिनता को दूर कर सकते हो, मन को शुद्ध बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये स्वाध्याय की आवश्यकता को आपको इस युवा जागृति अभियान के माध्यम से बताना है। तीसरा जो है वो संयम है। संयम, चार चीजों का संयम होता है, इंद्रियों का संयम होता है और स्वावलंबन के स्वाभिमान का जागरण तथा संयम द्वारा पुरुषार्थ हेतु शक्ति का संचय। तो हम इस संयम के महत्व को भी बताएं कि समय का संयम हो, जीवन का संयम हो, हमारे सोने उठने का संयम हो, हमारे किसी काम को करने के प्रति संयम हो, हमारे इंद्रियों का संयम हो। इन सब चीजों के संयम को हम युवाओं के सामने रखें और उनको उस संयम का जीवन में महत्व, उस संयम का हमारी सफलता में महत्व हम उनको बता सकें। तो ये तीसरा उद्देश्य है युवा जागृति अभियान का। और चौथा उद्देश्य है सेवा, कि अपने हमने इस धरती माता, इस भारत माँ की जन्मभूमि में जन्म लिया है। हमको जो सब कुछ मिल रहा है वो इस प्रकृति से मिल रहा है। हमको जो कुछ मिल रहा है वो इस समाज और राष्ट्र से मिल रहा है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उसका कुछ अंश अपनी समाज को, अपने राष्ट्र को भी अर्पित कर सकें। और यह अर्पित करने के लिए संवेदना का जो विकास करना है वो इस युवा जागृति अभियान के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को हम प्रकृति के प्रति इतना संवेदनशील बना दें कि वो कलकत्ता की जैसी एक मिसाल कायम कर दें और लाखों वृक्ष वो अपने लाखों संडे के माध्यम से कर सके। कुछ ऐसा उनके बीच में हम प्रकृति के प्रति ऐसा जागृत कर दें कि वो जल के प्रति जागरूक हो जाए, वो जल बचाने के प्रति जागरूक हो जाए, वो पॉलिथीन को अवॉइड करने के प्रति जागरूक हो जाए, वह जानवरों के प्रति जागरूक हो जाए, वह इस प्रकृति के प्रति जागरूक हो जाए, है ना? वह हम छोटी छोटी चीजों के माध्यम से अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम केवल बॉर्डर पे जाकर ही सेवा करें, हम इन छोटी छोटी चीजों से अपने समाज का विकास कर सकते हैं। तो ऐसी संवेदना सेवा के लिए हम युवाओं के बीच में जागृत कर सके। तो ये चार उद्देश्य हैं युवा जागृति अभियान के: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इसको हमको एक्सप्लेन करना होगा जब हम स्कूलों में जाते हैं। दिया में डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन पूरा नाम है इसका। इसमें जो स्कूल में जाने के लिए एक माध्यम बताया गया है वो 2 घंटे की एक वर्कशॉप होती है, या 1 घंटे की, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो, चाहे वो आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो। यह डिवाइन वर्कशॉप के नाम से हम करते हैं। डिवाइन वर्कशॉप कहाँ किया जाता है? तो यह स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट सेक्टर में ही क्यों? क्योंकि हमको युवा यही मिलेंगे। आप युवाओं का ग्रुप जो हमको चाहिए वो 15 साल से ऊपर के युवा होते हैं। जो 11वीं 12वीं के युवाओं को हम टारगेट करते हैं स्कूलों में। कॉलेज की युवा होगा और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो युवा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो युवा अब कुछ बन गए होते हैं और उसमें बनने के बाद वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं। उन युवाओं के अंदर केवल एक ही, जब मैं भी स्टार्टिंग किया था अपनी जॉब की तो मैं भी कुछ नहीं करता था, केवल जॉब कर रहा होता था, है ना? कॉलेज, मतलब कॉलेज गए, जॉब किए, जो अर्निंग आ रही है उसको खर्च किए और उसके बाद अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने आप को समाज के लिए नहीं समर्पित कर रहे होते हैं। तो ये जो सेक्टर है, कारपोरेट सेक्टर, उसको भी पकड़ना जरूरी है और उन युवाओं के लिए भी
जो ऐसे डिवाइन वर्कशॉप्स हैं वो आयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ यहाँ तक कि हम स्कूल कॉलेज कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे जाएं, तो डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से जाएं। युवा जागृति अभियान के क्या उद्देश्य हैं, तो वही 4 उद्देश्य जो हम सबको पता है, साधना, स्वाध्याय, सेवा और संयम। ठीक है, तो इनको लेकर के हम जाते हैं। चलिए अब आगे की क्या है प्रक्रिया। तो ये डिवाइन वर्कशॉप का एक्चुअल में हम कैसे बताएंगे कि स्कूलों में हम क्या करना चाहते हैं इस डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि हम सबसे पहले तो ब्रिंग आइडियलिज्म इन द ड्रीम्स ऑफ यंगस्टर। हम युवाओं की ड्रीम्स में जो एक्चुअल आदर्श होने चाहिए वो हम स्थापित करना चाहते हैं। आज का युवा उसी को आदर्श मानता है जिसको वो मीडिया में देखता है कि जो बहुत फेमस हो रहा है, जो आजकल के एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको वो देख करके अपने आइडियल्स मानने लगते हैं और उसी के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। भले ही वो उनकी जैसे मेहनत ना करें, लेकिन उनके जैसा वो दिखने की कोशिश करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं। तो यह वह आदर्श नहीं है। आदर्श वो हैं जो एक्चुअल में हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, जो हमारे राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे आदर्श हमको उन युवाओं को बताने की जरूरत है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो। इनकी कहानियों को जाकर के हमको उनको बताना है और कहना है कि ये आपके एक्चुअल में आइडियल है और इनके जैसा बनने की कोशिश करिए। ये पहला उद्देश्य है इस डिवाइन वर्कशॉप का। दूसरा उद्देश्य क्या कि हम युवाओं को हेल्दी, सेल्फ रिलायंट, एजुकेटेड, कर्टियस और सेंसिटिव यूथ की तरह देखना चाहते हैं। स्वस्थ युवा, स्वावलंबी युवा, शिक्षित युवा, शालीन युवा और संवेदनशील युवा। ऐसा युवा हमको इस देश के लिए चाहिए और हम ऐसे युवा बनाने की तरफ इस वर्कशॉप के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। रीओरिएंट द थॉट प्रोसेस ऑफ इंडियन यूथ। हम युवाओं के थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ उनको लेकर के चलना चाहते हैं, है ना। और ये पॉजिटिविटी कैसे आएगी, तो ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से आएगी जो हम इस वर्कशॉप के माध्यम से कर रहे हैं। टू ब्रिंग बैक द गोल्डन एज सतयुग विथ पीस एंड हार्मोनी इन द वर्ल्ड। हम उस गोल्डन एज को वापस पुनर्स्थापित करना चाहते हैं जो शांति से भरा हो, जो जिसमें एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो और जिसकी परिकल्पना कभी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी, कभी महात्मा गांधी ने की थी और कभी हमारे गुरुदेव ने की थी कि ऐसा ही सतयुग हमको वापस चाहिए जिसमें हर कोई एक दूसरे के साथ हार्मोनी के साथ हो, एक दूसरे के साथ में शांति के साथ में हो, एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ में हो और वसुधैव कुटुंबकम की भाव जो है वो हर किसी के अंदर हो। तो इस भाव को हम इस डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से लोगों तक, युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। आखिरी जो उद्देश्य है वो क्या है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी इन यूथ थ्रू साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। हम युवाओं के अंदर की जो दिव्यता है उसको दिखाना चाहते हैं और उनके अंदर जो क्षमता है उसको बाहर लाना चाहते हैं और उस साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है उसकी दृष्टि से युवाओं को देखना सिखाना चाहते हैं। तो हम जो चीजें आपको दिखाएंगे, हम जो युवाओं को बताएंगे, वो उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी हम इस डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से उनको देंगे, जो कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आपको सिखाया भी जाएगा। तो यह है वो वर्कशॉप के उद्देश्य जिसके माध्यम से हम युवाओं तक पहुंचेंगे। अब इस डिवाइन वर्कशॉप के कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, तो यह टॉपिक्स बहुत सारे हैं और इन टॉपिक्स को तैयार करके हम युवाओं के बीच में जा सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो सकता है कि युवा कौन है, असली युवा कौन है। यूथ क्या हम उसी को बोलते हैं जो 18 से 35 वर्ष की कैटेगरी में आता है, या युवा वो होता है जो हमेशा कुछ करने की इच्छा शक्ति रखता है, जो हमेशा समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने की इच्छा शक्ति रखता है। तो ये युवा कौन है, उसकी एक्चुअल परिभाषा हम अपने वर्कशॉप के माध्यम से दे सकते हैं। युवाओं के क्या क्या दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ, ये हम समझा सकते हैं। रचनात्मक आंदोलन, गुरुदेव ने जो 7 मूवमेंट्स हमको दिए हैं, उन 7 मूवमेंट्स को भी हम युवाओं से जोड़कर उनके बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं कि वो किस किस चीज में काम कर सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, है ना, चाहे वो नारी जागरण हो, चाहे वो व्यसन मुक्ति आंदोलन हो। इन सब आंदोलनों को युवा भी कर सकते हैं, तो उसको उनके बीच में ले जाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो
युवाओं के पसंद का विषय होता है वो व्यक्तित्व परिष्कार होता है, पर्सनालिटी रिफाइनमेंट। युवाओं को उनकी पर्सनालिटी को अच्छा करने के लिए पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से चीजें उनको करनी है, कौन कौन से परिष्कार के क्रम है जिनसे उनको गुजरना है ना। अ, आत्मशोधन, आत्म परीक्षण, ये सब जो उनकी 4 सीढ़ियाँ होती है, कौन सी सीढ़ियाँ हैं जिनसे होकर के उनको आगे पर चढ़ना है। तो ये व्यक्तित्व परिष्कार के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसपे हम युवाओं को प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये एक टॉपिक हो सकता है। मानवीय उत्कर्ष, ह्यूमन एक्सीलेंस, कॉलेजों में अगर आप जा रहे हैं तो ह्यूमन एक्सीलेंस के ऊपर में आप अपनी वर्कशॉप्स दे सकते हैं। नारी जागरण, वुमेन एम्पावरमेंट, अगर किसी जो गर्ल्स स्कूल है या गर्ल्स कॉलेज है ऐसे जगह पर आप जा रहे हो तो आप यहाँ पर नारी जागरण के विषय पर भी आप दे सकते हो। जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा विषय है जो हम कारपोरेट सेक्टर में लेकर के जा सकते हैं। लाइफ मैनेजमेंट कारपोरेट सेक्टर के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसपे हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। समय प्रबंधन, चाहे वो युवा, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कामकाजी युवा हो, सभी के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है और इस पे हम अपने प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्वास्थ्य प्रबंधन, होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम इसमें इसके अंदर दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है जीवन लक्ष्य एवं कैरियर निर्माण। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, लक्ष्य क्या होना चाहिए, अणु लक्ष्य क्या है, लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या है ना, कैसे हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम इस जीवन लक्ष्य और कैरियर निर्माण में शामिल कर सकते हैं। एक अलग से जो विषय है वह है व्यसन मुक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह विषय है कि डी एडिक्शन। आज का युवा बहुत सारे तरीके के नशे में फंसता जा रहा है, चाहे वो आप उसको शराब का नशा कहो, चाहे वो सिगरेट का नशा कहो, चाहे वो आप सोशल मीडिया का नशा कहो। ये नशा ऐसा है जो बच्चों को जगड़ता जा रहा है और वो एक अलग दुनिया में लेकर के जा रहा है जिसको हम वर्चुअल दुनिया बोलते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, है ना। और उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर के वो एक्चुअल प्रॉब्लम से कैसे निकलना है वो नहीं सीख पा रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम में जब वो फंस रहा है अपनी लाइफ में तो वो सुसाइड जैसी चीजों को अटेम्प्ट कर रहा है। तो इन सब चीजों को हम जान रहे हैं। तो ये डी एडिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम युवाओं के बीच में लेकर के जा रही है। स्मरण शक्ति का विकास छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है यह। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद और ऐसे ही बहुत से और टॉपिक भी हैं जिन पे हम युवाओं को डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे हम भी इस यह कार्यशाला चल रही है इसमें भी हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे और इन सब टॉपिक्स पे हम कैसे युवाओं को ट्रेन कर सकते हैं इसको धीरे धीरे करके हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इन सब टॉपिक्स पे हमने पिछले 1700 जो वर्कशॉप हमारे हुए हैं इन पे हमने दिया हुआ है अलग अलग स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब इन सब टॉपिक्स पे हम दे तो सकते हैं लेकिन इन सब टॉपिक्स पे आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको इसका एक्सपर्ट बनना पड़ता है ना। एक्सपर्ट कैसे बनेंगे तो उसको हम एक्चुअल में बोलते हैं कि आप हर टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, पहले किसी एक टॉपिक पे अपने आप को एक्सपर्ट बना लो और फिर उसी एक्सपर्टाइज के साथ में आप एक ही टॉपिक को लेकर के कम से कम 15 स्कूल 20 स्कूल में उसी टॉपिक को बार बार जाकर के करिए। तो ये क्योंकि एक ही टॉपिक को जब हम बार बार करते हैं ना तब हमको उसके अंदर की परत दर परत पता चलते जाता है कि वास्तव में एक्चुअल मीनिंग क्या है। लाइक जब मैंने पर्सनालिटी रिफाइनमेंट पे प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया तो उसमें चिंतन, चरित्र, व्यवहार, साधना, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब के महत्व जब तक हम करते नहीं है तब तक हमको समझ में नहीं आता है ना। और जब हम इसको बोलने लगते हैं ना तब हमको लगता है कि यार पहले इस चीज को करूं और फिर लोगों को समझाऊं। तो हम धीरे धीरे ध्यान करने लगते हैं, हम धीरे धीरे साधना करने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं और जब उसका मतलब हमको समझ में आता है ना तब हम दूसरों को उसको समझा पाते हैं। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, इसको अगर समझाना है कि हम कैसे करते हैं, क्यों ये जरूरी है कि किसी भी चीज को पहले प्रैक्टिकल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आप सभी रसगुल्ला खाए होंगे तो रसगुल्ले का स्वाद आप सबको पता होगा। रसगुल्ले को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने को कहूँ तो आप आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे कि रसगुल्ला जो है वो रस में भीगा हुआ होता है, छेने का बना होता है, मीठा होता है ना, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इस तरीके का वो एक मिष्ठान है जिसको हम
मेरे मुंह में पानी भी आ गया जब मैंने रसगुल्ले का नाम लिया, है ना? तो ये एक मिष्ठान है। इसी तरीके से लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें कहूँ जो आप जानते ही नहीं हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनता है खुरमी, है ना? शायद खुरमी का नाम आप लोगों ने सुना नहीं होगा, अगर सुना होगा तो उसके बारे में अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो जो जानता है वो कर लेगा, लेकिन जिसको पता ही नहीं खुरमी कैसा होता है तो वो बोलेगा ना यार खुरमी तो खाने में नमकीन होता है। खुरमी जो है वो अ, जो मतलब उसको अगर पता नहीं तो वो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब केवल इतना ही है ना? और अगर आपको पता है तो आप उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री आप बता सकते हो कि ये ऐसे बनता है, ऐसा लगता है, ऐसा स्वाद होता है। ठीक है? तो ये उस चीज़ को यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि आपको अगर इन टॉपिक्स को समझाना है तो पहले हमको इसको सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट मटेरियल स्पेशलिस्ट जिसको हम एसएमएस कहते हैं, अलग टॉपिक एक अलग टॉपिक को लेकर के आपको उस टॉपिक पे आपको तैयार होना पड़ेगा। तो चाहे वो टॉपिक कोई भी हो, चाहे वो टॉपिक युवा कौन हो, चाहे वो टॉपिक मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनाने के लिए अपने आप को तैयार करना हो, चाहे वो पर्सनालिटी रिफाइनमेंट के लिए अपने आप को तैयार करना हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट के लिए वो अपने आप को तैयार करना हो। तो ये अलग-अलग फील्ड के अलग-अलग स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और आप इन पे अपने प्रेजेंटेशंस दे सकते हो। अ, हर अब अगर आपको सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना? जो एक्सपेक्टेशंस मैंने नहीं बनाई हैं, ये एक्सपेक्टेशंस आपके लिए ही है कि अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो तो आपको इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम की कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं और उस एजुकेशनल क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होता है तब आप उस एग्जाम को दे सकते हो। वैसा ही यही है कि अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो तो उसके पहले की जो क्वालिफिकेशंस एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है कि आप नियमित उपासना साधना एवं स्वाध्याय का पालन करते हो। आप नियमित उपासक हो, गायत्री माँ की मंत्र उच्चारण करते हो या फिर माला माला का ध्यान करते हो, है ना? साधना करते हो, स्वाध्याय आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल, पहला ये हो। दूसरा क्या कि आप विषय वस्तु का उत्तम ज्ञाता हो। अगर आपने किसी टॉपिक को लिया है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मटेरियल हो सकते हैं आप उनको पढ़ने की कोशिश करिए। उससे रिलेटेड गुरुदेव की जो पुस्तकें हैं, वाङ्मय हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करिए। उससे रिलेटेड अगर कोई मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं तो उसको सुनने की कोशिश करिए और उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर खुद आप जानने की कोशिश करिए जिसको आप युवाओं को एक्सप्लेन कर सकें। तो विषय वस्तु का उत्तम ज्ञाता हो, कुशल एवं संयमित वक्ता हो। वक्ता ऐसा हो जो अपने आप में कुशल हो और संयमित हो। वो सबसे संयमित का कहने का अर्थ है कि समय की सीमा को जानता हो। अगर आपने 10 मिनट का समय स्कूल से लिया हो तो आप 10 मिनट में अपनी बात को कह सकें। अगर आप 15 मिनट का लिए हो, आधे घंटे का लिए हो तो आधे घंटे में अपनी बात को कंप्लीट कर सकें। तो ऐसा वक्ता आपको बनने की कोशिश करना है। मिशन की विचारधारा व गतिविधियों का अच्छा जानकार हो। हम यहाँ पर उस उद्देश्य को लेकर के चले हैं कि जो गुरुदेव जिस जुड़े हुए जो गायत्री परिजन हैं, उनके बच्चे जो है वो जाकर के स्कूलों में इस तरीके के वर्कशॉप्स दें, तो वो मिशन की विचारधारा और गतिविधियों का अच्छा जानकार भी होता है और उसको पता होता है कि हम ये जो चीजें लेकर के जा रहे हैं वो क्यों लेकर के जा रहे हैं और अ, किस उद्देश्य के साथ में लेकर के जा रहे हो। तो उसके लिए मिशन की विचारधारा से जुड़ा होना जरूरी है। समर्पित कार्यकर्ता हो। अगर युवाओं को हमने तैयार किया है और उसको हमने कहा कि आपको स्कूल में जाना हो तो वो उसके लिए समर्पित हो। वो टाल मटोल ना करे कि नहीं आज मेरे पास समय नहीं है या फिर ऐसा है वैसा है। कोई अगर रीजनेबल रीजन है तो ठीक है, अदरवाइज वो समर्पित हो कि हाँ, जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमको इसके लिए समय निकालना है। जब हम इस कार्यशाला को कर रहे हैं तो हम सब प्रशिक्षक भी अपने अपने समय से समय निकाल करके आप लोगों को यह ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही समर्पित कार्यकर्ता आप सभी से हम अपेक्षा रखते हैं। यथोचित शैक्षणिक योग्यता हो। आप अगर स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल के लायक अपनी शैक्षणिक योग्यता को भी रखें। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, यहाँ पर डॉक्टर साहब जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पीएल साव जो दिया छत्तीसगढ़ के संयोजक हैं। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि भले ही स्कूल कॉलेजों में कितने भी बड़े शिक्षक क्यों ना हो, कि भले ही उनके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, बट गुरुदेव ने जो हमको एक डिग्री दी है साधना की, वो उनके पास में नहीं है। जो गुरुदेव ने हमको सिखाया है कि गायत्री मंत्र क्या जो हमको मंत्र दिया है और जो साधना दी है वो उनके पास में नहीं है। तो हमारे पास में एक कॉन्फिडेंस लेवल तो इसी चीज का है कि हमारे पास एक साधना है जो उनके पास में नहीं है और हम इस साधना के माध्यम से ही युवाओं को अ, जागृत करने का काम कर सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता, भले ही वो शैक्षणिक योग्यता हम
ऊपर लेवल की बात करें, लेकिन साथ में आप इस साधना के माध्यम से भी अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बात करूं कि स्वामी विवेकानंद जी की डिग्री क्या थी, तो कितने लोगों को पता है कि स्वामी विवेकानंद जी की डिग्री क्या थी? उन्होंने कहां तक का क्वालिफिकेशन लिया था? किसी को पता हेलो। है? हाँ जी। हाँ। हाँ सर, ग्रेजुएशन किया हुआ था उन्होंने, किसमें ग्रेजुएशन किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसमें किसमें कौन से विषय में? इंग्लिश विषय में और फिलॉसफी में। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। तो ये उनकी योग्यता थी, उन्होंने बीए किया हुआ था और शैक्षणिक योग्यता उनकी फिलोसफी में ग्रेजुएशन किया हुआ था, है ना? तो ये उनके बट उन्होंने ऐसे ऐसे लेक्चर्स दिए हैं जो उनके इस योग्यता से काफी ऊपर के लेवल के थे, है ना? तो कहाँ से वो उनको योग्यता मिली? वो साधना से मिली थी। वो उनके जीवन में जो उन्होंने अपने आप को साधा था, उससे वो उस चीज को हासिल कर पाए थे। प्रबुद्ध वर्ग में विचार संप्रेषण की सक्षम हो। जब हम प्रबुद्ध वर्ग के बीच में जाते हैं तो बहुत से क्वेश्चनिंग्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। खास करके जब हम कॉलेज और कारपोरेट सेक्टर की युवाओं के बीच में जाते हैं तो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको आंसर्स करने के लिए अपने आप को उस लेवल का बनाना पड़ता है। तो उस लेवल के लिए हमको उस लेवल का अपने आप को बनाने के लिए उस लेवल का एक्सपर्टाइज भी बनना पड़ेगा, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसके अलावा क्या कि शिक्षण की विविध प्रणालियों तथा पीपीटी प्रोजेक्टर आदि का संचालन का हमको ज्ञान हो। भले ही आप प्रेजेंटेशन किस माध्यम से करते हैं यह जरूरी नहीं है, चाहे वो आप पीपीटी के माध्यम से करो, चाहे वो आप बिना प्रेजेंटेशन बिना पीपीटी के करो, लेकिन अगर आप पीपीटी का यूज कर रहे हो तो आपको पीपीटी, प्रोजेक्टर, स्लाइड बनाना, है ना, उसका संचालन करना, वो सब आपको पता होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार समयदान करने की स्थिति हो। भारतीय वेशभूषा को प्राथमिकता दें। कोशिश करें कि हम जितने स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं अपनी भारतीय वेशभूषा को प्राथमिकता दें और उसी के साथ वहां पर पे जाएं। अपने क्षेत्र में प्रभावी जनसंपर्क हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपनी वाणी और लेखनी में प्रवीणता हो। वाणी और लेखनी में प्रवीणता एक दिन में नहीं आती है, इसको हमको बार बार प्रैक्टिस करके ही अपने आप को इसके लिए करना पड़ता है। बोलने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। बोलने के लिए आपको कम से कम 10-15 स्कूलों में जाना पड़ेगा। एक जो ट्रेनिंग का सेशन हम यहाँ पे रख रहे हैं वहां सामने आकर के बोलना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपनी वाणी को बार बार बोल करके ही ठीक कर सकते हो या प्रोग्रेस कर सकते हो। लेखनी में भी वैसा ही है कि आप बार बार जब चीजों को पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, जितना अंदर आपके अंदर चीजें भरती है उतना ही ज्यादा आपके पास में शब्दकोश आता है और उतना ही ज्यादा आप लिख सकते हो, उतना ही ज्यादा आप बोल सकते हो। तो ये वाणी और लेखनी में प्रवीणता आपको चाहिए होगी। टू बिकम एसएमएस, तो ये चीजें आपको करनी है। अगर आपको ये क्वालिफिकेशन लेना है तो इसके लिए क्या करना है, तो आपको उपासना, साधना, आराधना, यज्ञ को समझना है, उसको अपने जीवन शैली में शामिल करना है। अटेंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशॉप, शिविर जो शांति कुंज द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 9 दिवसीय सत्र हैं, युग प्रवक्ता शिविर है, चेतना शिविर है, और ऐसे जो ट्रेनिंग्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब ट्रेनिंग्स आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप उन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हो पाएंगे जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रेजेंटेशन देना है। स्वाध्याय, गुरुदेव द्वारा बहुत सारे वांग्मय लिखे गए हैं, उन सभी का नहीं तो कम से कम उसमें से कुछ जो छोटे छोटे बुक्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि उन छोटे बुक्स में भी इतनी सारी चीजें हमको टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको हम जो हमारे इन एक्सपर्टाइज बनने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा भगवत गीता, युग गीता, भगवत गीता अगर कठिन लगता है तो डॉक्टर प्रणव पंडित जी ने जो युग गीता के 4 पार्ट लिखे हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें गीता को बहुत ही सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए, और इसके अलावा बहुत सारी अदर मोटिवेशनल बुक्स भी हैं। लाइक जीत आपकी एक बुक है जिसको बच्चों को अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं तो उसमें इतने सुंदर सुंदर एग्जांपल्स दिए हैं जिसको आप आराम से युवाओं को समझा सकते हो। स्कूल के युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो जीत आपकी हो गया, अब्दुल कलाम जी की बुक हो गई, मिशन विजन 2020, अग्नि की उड़ान, ये सब बुक्स ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की बुक्स हैं, इन सब बुकों को आपको अध्ययन करना चाहिए अगर आपने आपको एक्सपर्ट बनाना है तो। इसके अलावा आदर्श व्यक्तियों का अनुसरण करें, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर चिन्मय पंडित जी आदरणीय हो, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हो। इन सब ऐसे व्यक्तियों को हम आदर्श बनाएं और इनके जीवनियों को पढ़ें, और इनसे हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। इनके यूट्यूब के वीडियोस को बार बार जब हम सुनते हैं तो वो कहानियां, वो चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका, है ना,
वो युवाओं को समझाने का तरीका, ये सब चीजें हमको ऐसे ही युवाओं को ऐसे ही आदर्श व्यक्तियों का अनुसरण करने से, इनकी वीडियोस को, इनके ऑडियोज को सुनने से हमको समझ में आता है। तो ये सब चीजें हमको करनी पड़ेगी अगर हमको एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बनना है तो। चलिए, टाइम लगभग काफी बीत रहा है, तो मैं अब जल्दी जल्दी इसको कवर करूंगा कि बेसिक नीड्स ऑफ वर्कशॉप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि आपकी आवाज युवाओं तक पहुंचना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक नीड्स हैं कि साउंड सिस्टम हमारे पास में प्रॉपर होना चाहिए। साउंड सिस्टम स्कूल कॉलेजों में होता है, अगर वो लगा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन एक साउंड सिस्टम हम अपना भी लेकर के चलें, जिसको हम मेगा बॉक्स बोलते हैं। 5,500 से 11-12 हजार के बीच में ये आ जाता है। तो अगर आप इसको अपने साथ लेके चल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिससे, क्योंकि आप मेरी बात तभी सुन पा रहे हो जब मैंने एक हेडफोन लगाया है, एक माइक लगाया है, और इसके माध्यम से आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। अगर ये मैं हटा दूं और इस घर में शोर होने लगे तो आपको आवाज क्लियर नहीं आएगी, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो क्लियरली आप तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो साउंड सिस्टम है, इसका आप ध्यान रखेंगे अगर किसी स्कूल में जा रहे हैं तो। दूसरी जो चीज है, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देना चाहते हैं तो आपके पास में प्रोजेक्टर होना चाहिए, आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए, और लैपटॉप के साथ में, प्रोजेक्टर के साथ में आपको पर्दे की भी व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो सिंपल व्हाइट कलर का पर्दा हो जिसको आप स्कूलों में दीवार पे ठोक करके उस पे ही आप लगा करके चला सकें प्रोजेक्टर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको लेकर के चलनी पड़ती है। हम लोग जब इतने सारे वर्कशॉप करते हैं ना, तो अपनी कार में सारी चीजें लेकर के चलते हैं, चाहे वो एक छोटा सा खीला हो, हथौड़ी हो, चाहे वो एक एक्सटेंशन हो, चाहे वो एक यूएसबी पेन ड्राइव हो, ये सब चीजें हमारे साथ में रहती है। साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, सब चीजें हम लेकर के चलते हैं ताकि हमको किसी से मांगना ना पड़े जब हम स्कूल कॉलेज जाएं। हम उसको 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट्स हम उसको पूरा सेटअप करते हैं और फिर अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, वो है हिंदी फॉन्ट की। तो अगर आप अपना लैपटॉप लेके जाएंगे तो वो हिंदी फॉन्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो और हिंदी फॉन्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको हिंदी फॉन्ट का कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसको सी ड्राइव में फॉन्ट में लेके करना है, ये सब चीजों का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको सीखना हो तो इसका जो हम टॉपिक है इसको अलग से एक बार ले लेंगे कि कैसे हम इन सब टेक्निकल चीजों में अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं और क्या क्या चीजें हमको लगती है। तो ये टेक्निकल चीजें हो गई जो हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए। अगला जो है, अब हम स्कूल में जा रहे हैं तो हम किस तरीके से परमिशन लें स्कूल कॉलेजों से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि हम स्कूलों में जा रहे हैं तो किस माध्यम से जाएं और कैसे हम स्कूलों से परमिशन लें। तो इसके लिए, हाउ टू टेक द परमिशन फॉर डिवाइन वर्कशॉप फ्रॉम स्कूल और कॉलेजेस। तो एक तो सबसे अच्छा माध्यम जिसके लिए हम यहाँ पर इस वर्कशॉप को, इस कार्यशाला को चला रहे हैं, वो है भारतीय भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। इसका आयोजन जब से मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद है कि मेरे समय में भी ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती थी, और आप सबको भी ये पता है कि यह सभी स्कूल कॉलेजों में ये मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये होती है ये परीक्षा। तो उसके माध्यम से हम युवाओं को भेज करके, अपन जो युवा तैयार कर रहे हैं वो युवा वहां जा करके इसके लिए जो प्रेजेंटेशन है वो दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा माध्यम और इजी माध्यम तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है स्कूलों तक पहुंचने का। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा अगर हमको लेना है परमिशन स्कूलों से तो हम किस फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये कुछ लेटर्स, परमिशन लेटर्स हमने बना करके रखा है कि लाइक स्कूल के प्राचार्य को हम लेटर लिख सकते हैं कि क्या कि डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में चल रही एक युवा संगठन है जो युवाओं को डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से सही राह दिखाने का प्रयास कर रही है। यह युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनकर राष्ट्र को समृद्धि, उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। युवाओं को संगठित करने और उनकी गतिविधियों का सही नियोजन करना दिया का उद्देश्य है। डिवाइन वर्कशॉप एक कार्यशाला है जिसमें दिया युवाओं के बीच जाकर आदर्श युवा की परिभाषा समझाने का प्रयास कर रही है। वह युवा जिसकी परिकल्पना कभी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। इसके अंतर्गत युवा कौन, सप्ताह आंदोलन, साधना, स्वाध्याय, शिक्षा, व्यक्तित्व परिष्कार और वो सारे टॉपिक्स जो मैंने कहा था उन टॉपिक्स पे जो है वर्कशॉप की जाती है। और दिया के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक सोच पर रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, किन्हें अपना आदर्श बनाएं, नारी जागरण एवं समाज के राष्ट्र के प्रति युवाओं के क्या कर्तव्य हैं, इन विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या अगर उसके माध्यम से नहीं देना तो इस टॉपिक्स पर उनको
लेक्चर दिया जाता है। दिया के 4 उद्देश्य क्या हैं? स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र। तो इन टॉपिक्स पे हम इस तरीके का लेटर जो है वो हम स्कूलों में ले जाकर के देंगे, तो ऑब्वियसली वो जो है इसको पढ़ करके इम्प्रेस होगा। इसके साथ हम उनको दिया के या फिर एक ब्राउचर यहाँ पर है, उस ब्राउचर को प्रिंट करके कलर प्रिंट आउट हम उसको ले जाकर के दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमने अगर कुछ कार्यक्रम अभी तक किए हैं, जैसे हम लोग हमेशा जब जाते थे तो हमारा एक फोल्डर होता था जिसमें न्यूज के जितने कटिंग्स आए हुए थे, जो न्यूज़पेपर में जो आया हुआ था कि ये हमारा वर्कशॉप हुआ, ये वर्कशॉप हुआ, उसका पूरा कटिंग हमने एक फोल्डर में बना करके रखा था और उसको हम ले जाकर के दिखाते थे कि हम इस तरीके से प्रशिक्षण देते हैं। तो वो काफी इम्प्रेसिव होता है। उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा उसको। तो ये चीजें, ये लेटर हम दे सकते हैं। इसी का अगर आपको इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में आप जा रहे हैं तो ये इंग्लिश फॉर्मेट है उसी लेटर का, परमिशन लेटर इन इंग्लिश, और कॉलेजों में जाकर के हम इस लेटर को देख सकते हैं। एक और फॉर्मेट ये पुणे में है, पुणे में जो भैया चलाते हैं उनका ये वर्कशॉप का वैल्यू एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में जो लेटर है वो कॉलेजों में परमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और पेरेंट्स का, इन सब के लिए ये वर्कशॉप को किया जा सकता है। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग लेटर है और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्यों जरूरत है। डू यू वांट टू डिस्कवर योर रियल एम एंड पर्पस ऑफ लाइफ? डू यू फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन इन पब्लिक? आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस? तो ये सारे क्वेश्चंस जब हम उनको ले जाकर के दिखाते हैं कॉलेजों में, तो वो इन लेटर को पढ़ करके वास्तव में आपको स्वीकृति देने के लिए जल्दी राजी होता है। तो ये वो लेटर है जिसके माध्यम से हम स्कूलों में जा सकते हैं, और इसमें लिखा भी हुआ है कि हम अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में किस किस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लेटर के फॉर्मेट हम आपको दे देंगे। ये वो ब्राउजर है जिस ब्राउजर में सारी चीजें लिखी हुई है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हैं। ऐसा ही एक ब्राउजर दिया का भी बना हुआ है, 3 एक ब्राउजर है, वो भी मैं आप लोग को भेज दूंगा ग्रुप में। उस ब्राउजर को भी दिखा करके हम बता सकते हैं कि ये हम करना क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, मैं ज्यादा समय और नहीं लूंगा। ये इतनी चीजें थी जिसको हम आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझे। कि हम सबसे पहले समझा कि हमने युवा जागृति अभियान का उद्देश्य क्या है, युवाओं तक कैसे पहुंचना है। तो हम डिवाइन वर्कशॉप एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के युवाओं के बीच में जा सकते हैं, और उसके लिए अपने आप को पहले आपको ट्रेंड करना होगा, जिसके लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में सब्जेक्ट मटेरियल स्पेशलिस्ट एसएमएस आपको बनना होगा। और उसके लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए, आपके अंदर क्या क्या चीजें डेवलप करनी चाहिए, वो चीजें हमने यहाँ पर आज डिस्कस करी। और स्कूल में अगर आप जा रहे हैं तो कैसे हम जा सकते हैं, परमिशन लेटर कैसा हो, वो सब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और आपको उसको लेकर के स्कूल में जा सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करें और संकल्प लें कि अब ऐसे ही कार्यक्रम हम छोटे छोटे माध्यम से ही करें, लेकिन करें जरूर, है ना। और इस आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस महाअभियान से जुड़ करके अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने ध्यान से मुझे सुना। और इस जी भैया जी, जी दीदी, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शेयर निकाल लेंगे थोड़ा सा? हाँ जी, स्टॉप कर देंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। और हमारे साथ में टीम के जुड़े हैं सरारकर जी भाई साहब, और साथ में जुड़े हैं हमारे पुणे से राजेश जी टेकरीवाल जी, जयपुर से ज्ञानेश भैया जी। तो आप लोगों को अगर कुछ प्रश्न है तो तीनों में से, चारों में से आपके जवाब दे सकते हैं। स्कूल में कैसे जाए, कॉलेज में कैसे जाए, उससे आधारित ये आज का कार्यक्रम था। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होगा तो आप, और डॉक्टर जी भाई साहब आप भी कुछ इसमें और ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड कर लीजिए। दीदी पहले प्रश्न देख लेते हैं पहले। मेरा एक प्रश्न है। जी 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 जी, मैं माधवी में चेन्नई में यहाँ की स्कूल कॉलेज जिसमें मैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का पूरे तमिलनाडु की इंचार्ज रही हूँ। जी और मैं जो कोविड के टाइम से स्कूल बंद होने के बाद हमारा नहीं हो पा रहा था, और इस साल भी हमारा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ बहुत कम कार्यकर्ता, टीम बहुत छोटे लोगों की है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम सभी लोग जो है वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते थे।
तो स्कूल तो बहुत ज्यादा हमारा नेटवर्क अच्छा है स्कूलों का, इंग्लिश में ही करना पड़ता है ज्यादातर, यहाँ पे हिंदी का प्रॉब्लम है। तो मेरा ज्यादा उद्देश्य ये रहता है कि मैं जैसे हमारी बात में प्रेजेंटेशन के और लेक्चर के थ्रू भी पहुंचाऊं, क्योंकि बच्चों को खाली किताब दे देना BSCP की, तो उससे ज्यादा ये कि तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग दी जाएगी क्या, हाँ कि हाँ हमें खुद से करना होगा? हाँ, मैं वैसे माधुरी को देंगे, ट्रेनिंग देंगे माधुरी दे। जी दीदी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अगर आपको इसकी ट्रेनिंग देनी है ना, तो उसका पूरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करके एक ट्रेनिंग इसमें ऑर्गेनाइज कर देंगे और वो आपको फिर उसको प्रोवाइड भी कर देंगे। मेरे ख्याल से हो जाएगा ये। हाँ, मेरे पास मतलब मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं देती हूँ, स्पीच देती हूँ, ज्यादा वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इंग्लिश में इतना मेरा कमांड नहीं है। मैं वो कन्विंस करती हूँ, सभी स्कूलों में प्रिंसिपल से इंग्लिश में ही बात करती हूँ और लंबे 1 घंटे तक भी बात कर लेती हूँ, लेकिन जो प्रेजेंटेशन देना है, जो अपनी बात जो हम जानते हैं उसको इंग्लिश में प्रेजेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे। तो इसमें कुछ आप कर सकते हैं क्या? जी जी, जरूर हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बताइएगा कहाँ कहाँ आपको कमियां लग रही है। इस पूरे वर्कशॉप का उद्देश्य हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं कि बेशक 100% नहीं, लेकिन एक व्यक्ति एक स्कूल को टारगेट करे, वो अपनी प्रतिभा का परिश्रम करे, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से जुड़ा जो स्कूल उसके घर के सबसे नजदीक है, उस स्कूल में वो अप्रोच करें। सभी अब आपकी यदि टीम है और यदि आप टीम लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन से अलग अलग जगह पे जाकर के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आई थिंक देयर इज नो हिच। और फिर गुरुजी से जुड़े हुए, जैसे कि भैया ने भी कहा कि हमारी सबसे बड़ी योग्यता है कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, उपासना साधना आराधना से जुड़े हुए हैं। ये हमारी योग्यता सारी योग्यताओं पर भारी है और इसी के सहारे हम सारे काम करेंगे। और ये जो 2 महीने का हमारा वर्कशॉप का सेशन है, इसमें आप अलग अलग विषयों पर पारंगत होते चलेंगे, और जो ऐसे आपको लगेगा कि और हमें इसमें और मार्गदर्शन की जरूरत है, तो हम में से सारे भाई जो लोग, आप भाई बहन हम लोग जुड़े हुए हैं, आपका मार्गदर्शन हम करते चलेंगे। आप पॉइंट टू हाँ, पॉइंट। और भैया ये जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो अभियान शुरू कराया था बर्थडे सेलिब्रेशन का, वहां से लेटर बन के आते थे, और सद्भाग्य के अभियान जो था वो उसमें बहुत सक्सेसफुल रहा था सभी स्कूलों में। और हम बर्थडे सेलिब्रेशन जब कराते थे तभी हम उनको बच्चों को थोड़ा छोटा सा भी स्पीच देते थे 5-10 मिनट का, तो वो हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा था। और केंद्रीय विद्यालय से भी वहाँ लेटर आते हैं सभी, अभी आ चुका है इस साल में भी सारी केंद्रीय विद्यालयों में, वहां से उनकी मेन ऑफिस से हमारी परीक्षा के लिए लेटर्स आते हैं। जी दीदी, वो संगठन से आ रहा है अभी, और संगठन केंद्रीय से। विद्यालय में। हाँ। जी जी, आप अप्रोच कर रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय में एक्सेस भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल। तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हम कर पा रहे थे, और वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे क्या बाल संस्कार शाला कराओ यहाँ से, तो कार्यकर्ताओं की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाए तो हो सकता है कि जुड़े रहिए, हमारे इस वर्कशॉप से जुड़े रहिए। और अभी फिर जैसे आपको जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर विषय पे हमें पीपीटी चाहिए, या हम इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश में बोलना है, तो हम वो भी आप अदरवाइज भी हम क्या है कि इंग्लिश में करा हो, तो शुरू में परमिट लेने के बात करने के लिए तो इंग्लिश में जरूरी है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन भी इंग्लिश में आप बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप 1 घंटे का या 45 मिनट का जब आप प्रेजेंटेशन दीजिएगा, वो अपने ही लैंग्वेज में दीजिए, और बीच बीच में इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसको यूज करते रहिए। जैसे कि इंग्लिश में जो प्रेजेंटेशन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़िए और उसके बाद खुद अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए। कोई जरूरी नहीं है वहां पर आपको इंग्लिश एक्सपर्टाइज दिखाना, क्योंकि जो एक्सपर्ट हो, आपको जो मैसेज कन्वे करना है वो आपके खुद के ही लैंग्वेज में आप कंफर्टेबली कर पाइएगा। नहीं तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मेरा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो तो हिंदी है और मैं वहां पर जाकर के टोटल इंग्लिश में बोलूं, तो फिर आप ना इंग्लिश में बोल पाइएगा ना हिंदी में बोल पाइएगा, वो ज्यादा कंफ्यूजन और आप नर्वस हो जाइएगा। जी भैया, तो लेकिन मेरा ये चेन्नई हाँ है ना, यहाँ पे हिंदी कोई नहीं बिल्कुल, समझता है, लेकिन जब आप प्रिंसिपल से तमिल बात या करें तो शुरू, तमिल बोलना होगा या तो फिर हाँ इंग्लिश जो भी बोलना वट एवर लैंग्वेज आपका
जो लोग हैं फर्स्ट लैंग्वेज जो आप यूज करते हैं हाँ। उसमें आप प्रेजेंटेशन दें, बाकी जो बातचीत है वो इंग्लिश में करें, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से परमिशन लेने की बात, वो सब फॉर्मेलिटीज होता है वो। लेकिन वंस यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन देन यू जी गिव योर भैया, हम प्रेजेंट योर आपकी बात में फर्स्ट समझ पा लैंग्वेज रही जो हूँ कि भी अगर आता जैसे हम है। हिंदी में जिस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे इतना हम उसमें नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा। नहीं, तो जो यहाँ के भी बच्चों को थोड़ा स्टेट का लैंग्वेज है ना, जैसे मान लीजिए कि माधवी आप दीदी तमिल अभी है एक तो पर्सनल तेलुगु बात में भी कर लेंगे, बोलिएगा। माधवी दीदी हम लोग पर्सनल फोन पे भी बात कर लेंगे। अगला हाँ कोई हाँ प्रश्न है तो देख लेते हैं, और जी है जी ना। जी जी, माफ कीजिएगा दीदी। हाँ और थोड़ा कोई सा प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न होगा तो बताइए। अजय पांडे लिखे, हम वहीं से हैं, पुणे से हैं और तैयार है करने के लिए। कोई बात नहीं भैया, चलो। दीदी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, मैं बोल रहा था कि माधुरी दीदी को जो भी मुझसे हेल्प चाहिए होगा, तो मैं हूँ तो वैसे यूपी से, लेकिन 18 साल से पुणे में हूँ, तो जरूरत पड़ेगी तो मैं मराठी में भी थोड़ा बहुत उनको हेल्प कर सकता हूँ, साथ भैया में वो हिंदी चेन्नई में से भी है, हूँ, कन्वेंट है। अजय भैया ठीक है तुमको। सुनो, वो चेन्नई से हैं, वो तमिल और अच्छा, इंग्लिश भी चलती है वहाँ पर, ठीक है ना। उनका विषय अभी खत्म हो गया, दूसरा विषय लेते हैं अभी, ओके, ठीक है, ठीक। कर देंगे ना। हाँ, तो दूसरा और कोई प्रश्न होगा तो फिर, नहीं तो फिर आगे ये रिकॉर्डिंग कर देते हैं ज्ञानेश भैया।